हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जेटेट 2024 और सीटेट को लेकर सीडीपी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सीडीपी में अक्सर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको है रेगुलर बेसिस पे आपके पूरे सिलेबस को अच्छे प्रकार से कवर किया जाए। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखें कि किस प्रकार का जो है क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सेशन पे। और हाँ, आप लोग जो है मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको बताना है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कि आपका जो है आउट ऑफ 30 कितना मार्क्स आप गेन कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा है मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह क्या है, यानी कि मूल्यांकन का जो है मेन मोटिव हमारा क्या होता है। तो निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, या टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना, या विद्यार्थी का कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड रखना, या सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण, यानी कि ये सभी लगभग लगभग ठीक ही है, लेकिन सबसे अधिक जो अर्थपूर्ण इसका मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो किस में निहित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन जो है निरंतर समय के अकॉर्डिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 2 हमारा है शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी जो है उपयोगी है किस चीज में, वह वक्त की जरूरत है, प्रख्यात संस्थानों द्वारा अपनाई गई है, या फिर वह अध्यापकों को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करती है। तो देखिए, वह वक्त की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि शैक्षणिक टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि जो भी पढ़ाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, बिल्कुल नहीं। वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है। इसका ऑप्शन है जागरूकता के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, दिलचस्पी के लिए, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अध्यापक को जो है निपुण होना किसी भी विषय में, जो भी टीचर्स जो है जिस भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनको अपने सब्जेक्ट में निपुण होना क्यों आवश्यक है, ताकि जो है वो बच्चों को क्या कर सके, सार्थक बना सके। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है किंडरगार्टन, यानी कि किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है। तो बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, या बच्चों का मैदान। तो देखिए बच्चों का मैदान, किंडरगार्टन मतलब क्या होता है, बच्चों का खेल का मैदान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन का रिपोर्ट का शीर्षक था। तो कोठारी कमीशन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पैडागोजी सीडीपी के लिए, कि जो कोठारी कमीशन है वो क्या है। ठीक है, तो कोठारी कमीशन देश की शिक्षा संरचना में एक रूपता लाने के लिए कोठारी कमीशन का जो है उसका आयोजन किया गया, जो कि 1964 से 66 के बीच में रखा गया। ठीक है, 1964 से 66 के बीच में इस कमेटी का गठन किया गया। और इसका जो मतलब इसकी नवीनतम जो संरचना है वो 10+2+3 की अनुशंसा की थी। ठीक है, यानी कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एंड +3 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की इसका जो अनुशंसा की थी वो इस तरह प्रकार का था। और इसमें सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण संभव हो सके, इसलिए इसका गठन किया गया था। और इस कमीशन का जो नामकरण है वो दौलत सिंह कोठारी के नाम पर किया गया, क्योंकि दौलत सिंह कोठारी जो थे इस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, शिक्षक के ऊपर कोठारी कमीशन का रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, या लर्निंग दुबी, या फिर शिक्षण में विविधता, या शिक्षण सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका शीर्षक था, जो है शिक्षण और राष्ट्रीय विकास। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण का मानव शास्त्र, शिक्षण का समाज शास्त्र, या फिर शिक्षण का राजनीति। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ बोला है कि जो विद्यार्थी का जरूरत है, रुचि है, वो अध्यापकों को ज्ञान में समाविष्ट होता है। कौन से विषय का ज्ञान होता है उनमें, तो शिक्षण का मानव शास्त्र। ठीक है, जो भी टीचर्स में शिक्षण का मानव शास्त्र का जो विषय है वो समाविष्ट होगा, तो क्या होगा, बच्चों में रुचि लाने में काम करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब है। तो शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब है ग्रामीण के साथ उत्पादकता के लिए शिक्षण, नई समाज व्यवस्था के लिए कार्य करना, औद्योगिक और टेक्नोलॉजी विश्व का अनुभव, या व्यवसायी अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास में। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि है नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत
किसने दिया? तो देखिए नैतिक विकास का जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे है अरविंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन जो है हमारा क्या है, चारों गलत दिया हुआ है। यहाँ जो ऑप्शन है गलत सेट हो गया है, मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। कौन दिया था? कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। नैतिक विकास का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कोहलबर्ग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए दोस्तों जो हमारा 8 नंबर का जो ऑप्शन था यहाँ पे हमारा मिस टाइप हो गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग सिर्फ समझ लेंगे। तो विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है किस लिए? तो इसका जो क्या बोला है कि संवेगी आयोजन जो है वो किस लिए सार्थक होता है? तो व्यक्तित्व बनाने में इसका जो है, इसका जो आयोजन होता है, वर्ग अभ्यास में, अनुशासन बनाने में, यानी कि बच्चों का जो है ऑल ओवर डेवलप करने में विद्यार्थियों में सहयोगी आयोजन सार्थक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। चरित्र का विकास होता है व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो देखिए चरित्र का विकास किस में होता है? तो व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में, अनुशासन में या फिर उपरोक्त। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, श्याम फलक तालीम को कौन सी श्रेणी या समूह में समाविष्ट किया जा सकता है? तो श्राव्य साधन में, दृश्य साधन में, श्राव्य दृश्य साधन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा दृश्य साधन में। ठीक है, श्याम फलक तालीम को जो है दृश्य साधन के समूह में समाविष्ट किया जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? यानी कि कौन सा जो तालीम है वो कौशल से संबंधित है? तो श्याम फलक पर लिखना, प्रश्नों को सुलझाना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। तो देखिए कौन सा तालीम यानी कि शिक्षा का कौशल कौन सा है? तो उपरोक्त सभी यानी कि चारों होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो भी बच्चा जो है अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या टीचर्स को उसको बोलना चाहिए कि बाद में चलो हमसे मिलना है तुमको बताएंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन है, वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हो सकता है। प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है हमारा 3 नंबर जो है वो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी कोई बच्चा जो है प्रश्न पूछता है तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि उस तरह का क्वेश्चन जो है वो और पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, सत्तावादी स्तर पर तालीम है अध्यापक केंद्रित, शिशु केंद्रित, हेडमास्टर केंद्रित, अनुभव आधारित। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 अध्यापक केंद्रित हो जाएगा। यानी कि सत्तावादी स्तर पर जो तालीम होता है वो अध्यापक केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी यानी कि इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी पद्धति किसने बनाई? तो किसने बनाया? तो ऑप्शन है हमारा फ्लेंडर, रेयॉन या एमिडोन और सिमोन। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 फ्लेंडर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बनाया? यानी शिक्षकों के लिए अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी जो है उसका पद्धति जो है किसने तैयार किया? तो फ्लेंडर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो इस एक क्वेश्चन जो हम लोग पहले कर चुके हैं, नैतिक विकास का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उस किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। इसके बारे में हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि कोहलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है तो उसमें जो है अमेरिका के दार्शनिक जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। ठीक है, यह जो इनका जो सिद्धांत है वो अमेरिकी दार्शनिक जो है जॉन डीवी उनके सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने रूढ़िवादी नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो पहला है पूर्व रूढ़िवादी, ठीक है, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, दूसरा है रूढ़िवादी नैतिकता और तीसरा है उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि नैतिक विकास का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया वो किस पे आधारित था? तो अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी के विचारों पर आधारित था। ठीक है, और उन्होंने 3 प्रकार का जो है नैतिकता का स्तर बताया है, जो कि हमारा पहला है पूर्व रूढ़िवादी, दूसरा है रूढ़िवादी और तीसरा है उत्तर रूढ़िवादी। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, NUPA मुख्यतः किससे संबंधित है? ठीक है, तो सबसे पहले NUPA का हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल
यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो संबंध है वह किस से है? तो शैक्षणिक देखभाल से है, शैक्षणिक एकता से है, शैक्षणिक योजना से है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो संबंध है शैक्षणिक योजना से है। बहुत सारी योजनाएं जो शिक्षा के लिए आते ही रहते हैं, तो उसका संबंध जो है NUEPA से है। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म लोग देख लीजिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अध्यापक शिक्षण में, बिना बोझ के शिक्षण में, प्रसारण द्वारा शिक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यशपाल कमेटी जो है 1993 में इसका गठन हुआ, और ये जो है यशपाल कमेटी उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? उच्च शिक्षा में सुधार। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, उच्च शिक्षा में सुधार में के लिए इसका आयोजन किया गया था। और इसका मुख्य जो था, क्यों गठन किया गया था? तो बिना बोझ के शिक्षण आधारित शिक्षा पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर है, मनोविश्लेषण के पिता कौन है? तो मनोविश्लेषण के पिता कौन है हमारे? तो इरिक एच एरिक्सन है, जीन पिगेट है, या फोरन एस ब्रूनर है, या सिगमंड फ्राइड है। तो मनोविश्लेषण के पिता कौन है? सिगमंड फ्राइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, तालीमार्थी के साथ प्रक्रिया करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका उपरोक्त में से सभी जो है कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं तालीम पाने के लिए? तो इसका तीनों जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सभी। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर का डाई ब्रेन कौन सा है? तो प्रोग्राम है, मेमोरी है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है। हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ आ गया है। तो डाई ब्रेन किसको बोलते हैं? तो सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई थी कहाँ? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर चौथा ऑप्शन हमारा है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा राजस्थान ही होगा। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो स्कूल संकुल जो परिकल्पना थी, तो 1964 में हम लोग पढ़े कि कोठारी कमीशन का रिपोर्ट आया था। तो कोठारी कमीशन का रिपोर्ट जब आया था, तो इसी रिपोर्ट में इसकी अवधारणा जो है वहां पे विचार किया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में बेहतर पुस्तकालय व प्रयोगशाला की सुविधा हो। ठीक है, जिसका प्राथमिक जो उपयोग है वह बच्चे कर सके, और इसमें जो है शिक्षक जो है प्रशिक्षित शिक्षक हो, और बड़े खेल का मैदान व सामग्री भी हो। ठीक है, तो इस स्कूल संकुल की परिकल्पना में ये सारी बातें जो है यहाँ इंक्लूड की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सही या उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? तो पाठ को याद करके, पाठ को समझाकर, विद्यार्थी का स्व अध्ययन करवाकर, रुचिकर तरीके से शिक्षण देकर। तो देखिए, बच्चे जो हैं कब सीखते हैं? जब वे स्व अध्ययन करते हैं। ठीक है, खुद से पढ़ते हैं तब। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा 3 राइट आंसर होगा। 24 हमारा क्वेश्चन है, छात्र को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? तो छात्र को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? पहला है प्रश्नोत्तर देके, प्रयोग दिखाकर, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर, या रुचिकर तरीके से। तो इसका सिंपल होगा छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर, क्योंकि साइंस जो है हमारा रटने का चीज नहीं है। उसमें जितना भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतना हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, परंपरागत सिखा हुआ शिक्षण, या सभी। तो इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए सभी जरूरी है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? तो बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाता है? उन्हें भाषा की शिक्षा देकर, उन्हें कहानियां सुनाकर, उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा की शिक्षा देकर, या फिर संगीत सिखाकर। तो बच्चों को कैसे सिखाया जाता है भाषा का ज्ञान? तो उन्हें कहानियां सुनाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो शिक्षक उन्हें उत्तर देना चाहिए? शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए? नहीं। जब कोई बच्चा जो है अगर कोई प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो शिक्षक को उत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक है, या इसका एक और ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को यानी छात्रों को पूछना चाहिए। हाँ, तो ये हो सकता है कि शिक्षक जो है वो यानी छात्रों को पूछे कि इसका उत्तर उनके पास है या नहीं। शिक्षक को छात्र के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षक को छात्र को सजा देनी चाहिए? नहीं, ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जो ऑप्शन 2 है हमारा ज्यादा राइट है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक को यानी छात्रों से पूछना चाहिए। जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, जब भी कोई बच्चा जो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, तो हम लोगों को जो है किसी दूसरे बच्चे से इसका आंसर पूछना चाहिए, ताकि हम लोग को पता हो सके कि और भी बच्चे इनका आंसर जान पा रहे हैं या फिर नहीं। चलिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है,
क्यों अनिवार्य है शैक्षणिक प्रवास, यानी कि एक जगह दूसरी जगह जाना? छात्र प्रवास से खुश होते हैं? नहीं। छात्रों के लिए अध्ययन एक बोझ नहीं मानना चाहिए, या वे शिक्षा के बेहतर भविष्य नहीं देख सकते, या वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम नमूना नहीं है। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि, यानी कि बच्चों को जो है शैक्षणिक भ्रमण के लिए क्यों ले जाया जाता है? तो अध्ययन बोझ के रूप में ना समझे, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाए, या छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सके, या छात्र आनंद ले सके। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अध्ययन बोझ नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। माता पिता को संतुष्ट, ये भी नहीं होगा। छात्र आनंद ले सके, ये भी नहीं, सिर्फ आनंद के लिए हम लोग भ्रमण के लिए नहीं जा सकते। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सके, हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आज इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई छात्र आपसे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, तो अगर कोई बच्चा जो है प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दे सकता, तो क्या करना चाहिए? शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक को उस प्रश्न के अन्य मामलों से पूछना चाहिए, शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए, शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और उन्हें याद रखना, याद तो बिल्कुल नहीं होगा, बार बार पूछना चाहिए भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अगर आप इस वीडियो का PDF अगर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, और वहाँ आपको PDF और वीडियोस वहाँ पे और बहुत सारी PDF है वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी, और बहुत सारी PDF जो है वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं, धन्यवाद।